Hello, good morning everyone. Here's an principle of cross-pollinated crop, and in the previous video we have covered the principle of self-pollinated crop. Okay, so when we say cross-pollinated crop, imagine the cross-pollinated crop. Okay, we will be covering the genetic composition of self-pollinated crop, the selection and hybridization. Okay, so first of all, what is the genetic composition of a cross-pollinated crop? Cross-pollinated crop are highly heterozygous. Why they are highly heterozygous? Because they make free matings. Free matings, they are free to mate with anyone. Okay, so that's why the population recovered from such type of free mating is called random mating population or a Mendelian population or pan-mictic population. The word pan-mictic you should remember because it comes under exams. Before moving forward, you should know what is population. Population is a group of individuals sharing a same gene pool, or you can say that they can intermate among themselves. Okay, so individual which can intermate among themselves comes under one or single population. अब क्या होता है? You have studied Mendelian genetics. Okay, Mendelian genetics में आपको पता था कि पर्टिकुलर क्योंकि वो उनका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, तो आपको पता होता है कि और किस टाइप के गैमेट्स बनेंगे और उसमें सेल्फिंग होगी, तो आप एक एस्टिमेट लगा सकते हैं. बट क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में हर एक पैरेंट या हर एक इंडिविजुअल जो है वो उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिफरेंट है, उनमें हेट्रोजाइगोसिटी बहुत ज़्यादा है ना. तो कौन से रैंडम मेल गैमेट्स किन रैंडम फीमेल गैमेट्स से क्रॉस कर रहे हैं ये बता पाना आसान नहीं होता है. इसलिए मेंडेलियन इनहेरिटेंस के जो प्रिंसिपल हैं वो आप क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में अप्लाई नहीं कर सकते. इसी वजह से हार्डी-वेनबर्ग पहली बात तो इसी वजह से पॉपुलेशन जेनेटिक्स का ओरिजिन हुआ. ठीक है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स में एक फंडामेंटल लॉ लगता है जो कि हार्डी-वेनबर्ग ने दिया था, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि अगर एक पॉपुलेशन है उसको आप ऐसे जैसे छोड़ दो नेचर में, तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन उसकी जीन और जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी. जनरेशन आफ्टर जनरेशन उसकी जीन और जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी. जीन क्या होता है? जीन मतलब जो एक ट्रेड को गवर्न कर रहा है, जैसे टॉलनेस है, टॉलनेस के ट्रेड को एक पर्टिकुलर टी जीन्स जो है वो कवर कर रहे हैं. तो आपको पता है टी कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या है, उसके एल हैं. ठीक है, तो जीन फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी. फ्रीक्वेंसी सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी मतलब क्वांटिटी नहीं होता है कि इतनी क्वांटिटी में ही रहेगा. फ्रीक्वेंसी मतलब उनकी बार बार उसी पॉपुलेशन में आने की क्षमता. फ्रीक्वेंटली कितने फ्रीक्वेंटली वो उस पॉपुलेशन में आते हैं. तो अगर आप उस पॉपुलेशन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो वो जीन जिस फ्रीक्वेंसी से आ रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहेगी. पॉपुलेशन जनरेशन आफ्टर जनरेशन जैसे उनकी प्रोजेनी होगी उनकी और प्रोजेनी होगी, तो वो जो जीन है उस जीन की फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी. और जीनोटाइप मतलब क्या होता है? जीनोटाइप मतलब एक तरीके से पूरा का पूरा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. तो क्योंकि उन्हीं के बीच में इंटरमेटिंग हो रही है, उन्हीं के बीच में क्रॉसेस हो रहे हैं, तो उस पॉपुलेशन का जो पूरा जीनोटाइप है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन कांस्टेंट रहेगा. जब हम क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप की बात करते हैं तो अब एक इंडिविजुअल पे बस एक इंडिविजुअल को देख के हम कुछ नहीं बता सकते, तो हमें इसमें एक पॉपुलेशन को देखना पड़ता है. जब हम क्रॉस पॉलिनेटेड की बात करते हैं तो हम इम्प्रूवमेंट भी एक पूरी पॉपुलेशन कराने की कोशिश करते हैं कि इंडिविजुअल का नहीं, क्योंकि अगर आपने एक इंडिविजुअल में कुछ इम्प्रूवमेंट करा भी लिया तो भी नेक्स्ट जनरेशन में वो फिर से क्रॉस कर जाएगा इन्वायरमेंट के साथ में या कहीं पे भी, और जब वो क्रॉस कर जाएगा तो आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो वैसा सिमिलर नहीं रह पाएगा. तो इसमें आप एक पॉपुलेशन की बात करते हैं, एक इंडिविजुअल की बात नहीं करते हैं. तो इनका फंडामेंटल लॉ था हार्डी-वेनबर्ग का, जीन एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट. ठीक है, अगर कैपिटल ए को हम मानते हैं पी, उसकी फ्रीक्वेंसी मानते हैं पी, और स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी मानते हैं
Q. तो P plus Q is equal to 1 and AA is equals to P square, capital A small a is equals to 2PQ and small a is equals to Q square is equals to 1. ठीक है, ये इनका फंडामेंटल लॉ था. इसके बारे में हम पहले वीडियोस में भी कहीं पढ़ चुके हैं और हम फ्यूचर में इसके पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है एक अलग वीडियो में कवर करेंगे. ठीक है, ये तो फंडामेंटल लॉ है. लेकिन इस लॉ में एक लाइन और जोड़ी गई थी जो कि थी कि कांस्टेंट तो रहेंगे बट कब, इफ देयर इज नो व्हाट, इफ देयर इज नो सिलेक्शन, म्यूटेशन, माइग्रेशन एंड रैंडम ड्रिफ्ट. अब ये क्या क्या होता है? सिलेक्शन में क्या होता है? सिलेक्शन इज डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन रेट. You are giving a chance to a particular population to reproduce more in comparison to other. आप उस पॉपुलेशन से कुछ इंडिविजुअल को चांस दे रहे हैं कि वो ज़्यादा रिप्रोड्यूस करें कंपेयर टू अदर्स. ठीक है, तो ये होता है सिलेक्शन. लेकिन अगर आप प्योर लाइन की बात करते थे तो आप जब सिलेक्शन कराते थे तो उनमें सेल्फिंग होती थी. तो फाइनली क्या होता था कि जो एलेल्स हैं वो एलिमिनेट हो जाते थे. कुछ एलेल्स जो हैं जो अनडिज़ायरेबल हैं, जो आपने सिलेक्शन में नहीं लाया, वो जाके एलिमिनेट हो जाते थे. लेकिन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में क्या होता है, इनमें जो एलेल हैं वो कभी भी एलिमिनेट नहीं होते और ना कोई एलेल कभी फिक्स होता है. आप कंटिन्यूस किसी भी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में कुछ इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करते हैं, उनकी प्रोजेनी लगाते हैं. ठीक है, वो सारे जो पॉपुलेशन एक दूसरे में इंटरमेट करती है, फिर आप उसकी और प्रोजेनी लगाते हैं. तो आप सिलेक्शन से कुछ एलेल की जो फ्रिक्वेंसी है उसको बढ़ा सकते हैं, उनको कुछ एलेल की फ्रिक्वेंसी को घटा सकते हैं, डिज़ायरेबल जो है वो बढ़ा सकते हैं, अनडिज़ायरेबल को घटा सकते हैं. बट आप किसी भी एलेल को एलिमिनेट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग होती है. ठीक है, ना किसी को फिक्स कर सकते हैं ना किसी को एलिमिनेट कर सकते हैं. कहीं ना कहीं वो हिडन में रिसेसिविटी के फॉर्म में कहीं ना कहीं उन पॉपुलेशन में बची रह जाती है. इसकी वजह से कभी वो एलिमिनेट नहीं हो सकती और कभी वो फिक्स नहीं हो सकती. ये क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप का प्रिंसिपल है. ठीक है, सेकेंड आता है म्यूटेशन. म्यूटेशन मतलब आप कुछ रेस के थ्रू, केमिकल्स के थ्रू चेंजेस करा रहे हैं. मतलब आप क्रोमोसोम, या तो क्या होता है म्यूटेशन में, आप सडन हेरिटेबल चेंज, कुछ ऐसे चेंज जो प्रोजेनी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहे हैं. अब ये चेंजेस क्या होते हैं, क्रोमोसोम या तो डिलीट हो गया या तो फिर कोई बेसिस में चेंजेस आ गए, डाइमर्स बन गए, है ना. तो इन सब से जो जीन जैसे जाना चाहिए था फ्रीक्वेंसी में, जो उसका फ्रीक्वेंसी में क्रॉसिंग ओवर में उसको जाना चाहिए था, वैसे नहीं है क्योंकि वो पर्टिकुलर जीन किसी भी म्यूटेशन के कारण डिलीट हो गया. तो म्यूटेशन मतलब ये होता है डिलीट हो जाना या क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ आ जाना, क्रोमोसोमल एब्रेशंस आ जाना. उनकी वजह से एक जीन जो है वो एलिमिनेट हो गया, उसकी वजह से उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो उस पॉपुलेशन में डिस्ट्रप्ट हो गई. ठीक है, माइग्रेशन मतलब क्या? माइग्रेशन मतलब सिंपली एक जगह से दूसरी जगह का माइग्रेट होना. एक पॉपुलेशन में कुछ इंडिविजुअल थे, अगर वो इंडिविजुअल उस पॉपुलेशन में रहेंगे तो उसमें जो उनसे रिलेटेड जीन है या जीनोटाइप है उसकी फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी. लेकिन आप उनमें से कुछ इंडिविजुअल को लेके अलग कर दो तो ऑब्वियस सी बात है माइग्रेशन की वजह से फ्रिक्वेंसी में इफेक्ट आएगा. ठीक है, लास्ट होता है रैंडम ड्रिफ्ट. रैंडम ड्रिफ्ट का मतलब होता है सिंपली सैम्पलिंग एरर. आपको लग रहा है कि आप पॉपुलेशन में से सही इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर रहे हैं बट आपकी सैम्पलिंग में हो गई है मिस्टेक्स और आपने कुछ, वो जो आपने सैंपल कलेक्ट किया है वो उस पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता. तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस आएगा. तो ये होता है रैंडम ड्रिफ्ट. इन चारों की वजह से आपकी जीन और जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है. ना अगर आपको हेट्रोजाइगस पॉपुलेशन का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना है तो दो प्रिंसिपल हैं जैसे कि हम पढ़ चुके हैं. एक है सिलेक्शन के थ्रू आप अपने अकॉर्डिंग जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर सकते हैं क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप की जो पॉपुलेशन है उनका, और दूसरा होता है मेटिंग के थ्रू. अब हम पढ़ेंगे मेटिंग. 5 टाइप की मेटिंग होती है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं बट इस वीडियो में हम उनको थोड़ा एक बार रिवाइज करेंगे और थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे. 5 टाइप की मेटिंग कौन सी होती है? रैंडम मेटिंग, जेनेटिक असॉर्टिव मेटिंग, जेनेटिक डिसऑर्टिव मेटिंग, फिनोटाइपिक असॉर्टिव मेटिंग एंड फिनोटाइपिक डिसऑर्टिव मेटिंग. पहले आती है रैंडम मेटिंग. रैंडम मेटिंग मतलब हर एक मेल को इक्वल चांस है कि वो किसी भी फीमेल के साथ में क्रॉस कर सकता है और हर एक फीमेल को इक्वल चांस है कि वो किसी भी मेल के साथ में क्रॉस कर सकती है. मतलब सबको इक्वल चांसेस दिए गए हैं क्रॉसिंग के. ये होती है रैंडम मेटिंग. जब आप किसी भी पॉपुलेशन में
को छोड़ देते हैं नेचुरली कि वो जिससे मेट करना चाहे वो करे, तब की बात है रैंडम मेटिंग की। तो वो होता है रैंडम मेटिंग, ठीक है। अब रैंडम मेटिंग ज़रूरी किसके लिए होती है? सिंथेटिक और कंपोजिट वैरायटी जब आपको बनानी रहती है, तो सिंथेटिक और कंपोजिट वैरायटी हाईली हेट्रोजाइगस रहती है और आप उनको उसमें आप डिज़ायरेबल एलील डाल के उनको छोड़ देते हैं नेचुरली, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, रैंडम मेटिंग होती है, वहाँ पे रैंडम मेटिंग यूज़फुल होती है ना, क्योंकि डिज़ायरेबल एलील उनके बीच में ही क्रॉस करके कुछ अच्छा प्रोडक्ट देते हैं। जब दूसरी बात है, तब जब पॉलीक्रॉस होता है तब रैंडम मेटिंग इस्तेमाल होता है। पॉलीक्रॉस क्या होता है, जैसे आपने A/B किया, A/B की प्रोजेनी आई F1 जो आया F1A/B, और आपने C/D का क्रॉस कराया और उसके जो F1 आया CD, और दोनों के F1 को आपने क्रॉस करा दिया, तो ये होते हैं पॉलीक्रॉसेस। तो इन पॉलीक्रॉसेस में भी रैंडम मेटिंग का कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है, रैंडम मेटिंग की जाती है, ठीक है। सेकेंड आता है जेनेटिक असॉर्टिव मेटिंग। जेनेटिक असॉर्टिव मेटिंग मतलब कि असॉर्टिव का मतलब भी होता है असॉर्ट करना, मतलब एक तरीके से पास लाना, असॉर्टिव, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्लोजली रिलेटिव जो है, जो इंडिविजुअल एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है, जिनका कॉन्स्टिट्यूशन ऑलमोस्ट आपको लगता है, क्रॉस पॉलिनेटेड पॉपुलेशन देखिए, आपको लगा कि इनका ये जो कुछ इंडिविजुअल है इनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन एक दूसरे से सिमिलर है, तो आपने वो वाली इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लिया और उनके बीच में जब आप क्रॉसिंग कराते हैं तो वो होती है जेनेटिक असॉर्टिव मेटिंग। इसको हम कहते हैं क्लोजली रिलेटिव के बीच में मेटिंग कराना। अब जब ऐसे आप क्लोजली रिलेटिव्स के बीच में क्रॉसिंग कराओगे तो आपको क्या मिलेंगे, इनब्रीड्स, कंप्लीट इनब्रीड्स मिलेंगे और पार्शियल इनब्रीड्स मिलेंगे, ठीक है। जब आप जेनेटिक असॉर्टिव मेटिंग कराते हैं तो क्या होता है कि आपने 4 पॉपुलेशन सेलेक्ट कर ली, ये चारों पॉपुलेशन एक दूसरे से अलग दिखती हैं बट इसमें ऑलमोस्ट सिमिलर इंडिविजुअल्स हैं, आपने उनके और आपने चारों पॉपुलेशन के बीच में मेटिंग कराई, जेनेटिक असॉर्टिव मेटिंग कराई। जेनेटिक असॉर्टिव मेटिंग कराते हैं तो अब क्या होता है, हर एक पॉपुलेशन में जो विद इन पॉपुलेशन है उसमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, जबकि बिटवीन पॉपुलेशन, मतलब क्योंकि इसमें भी ऑलमोस्ट वेरिएबिलिटी, वो जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो सिमिलर बनेंगे, सेकेंड पॉपुलेशन में भी ऑलमोस्ट सिमिलर कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो उसकी वजह से जो दो पॉपुलेशन है उनके बीच में जो वेरिएबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, जबकि विद इन पॉपुलेशन वेरिएबिलिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि अलग अलग इंडिविजुअल्स के बीच में क्रॉस होता है, तो कभी कभी आपको अलग अलग टाइप के रिकॉम्बिनेंट्स मिलते हैं। तो हमेशा जब भी आप क्रॉसिंग कराते हैं तो रिकॉम्बिनेंट्स मिलते हैं, और रिकॉम्बिनेंट्स मिलते हैं तो वेरिएबिलिटी इंक्रीज होती है। दूसरी बात होती है प्रीपोटेंसी इंक्रीज होती है। प्रीपोटेंसी मतलब कि पेरेंट्स के बीच में सिमिलैरिटी और प्रोजेनी और पेरेंट्स के बीच में सिमिलैरिटी। तो क्योंकि आप कंटिन्यूस इनब्रीडिंग करा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है पेरेंट्स के बीच में तो सिमिलैरिटी आने लगेगी, और जब आप, क्योंकि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन सेम है, पेरेंट तो सेम होंगे ही, और जो प्रोजेनी है उनमें भी ऑलमोस्ट वही कॉन्स्टिट्यूशन आएगा जो पेरेंट के बीच में, तो उसकी वजह से प्रीपोटेंसी इंक्रीज हो जाती है। ना होता है जेनेटिक डिसऑर्डर मेटिंग। जेनेटिक डिसऑर्डर मेटिंग मतलब आप चूज़ करते हैं ऐसी पॉपुलेशन, ठीक है। रैंडम मेटिंग में आप चूज़ नहीं करते हैं, आप होने देते हैं अपने मन से। जेनेटिक डिसऑर्डर में आप चूज़ करते हैं कि ऐसे पेरेंट हो जो जिनका कॉन्स्टिट्यूशन ऑलमोस्ट सेम हो, जो जेनेटिकली सिमिलर हो। देन जेनेटिक डिसऑर्डर में आप देखते हैं कि नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिमिलर नहीं होना चाहिए, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, तो आप जैसे इंटरवैराइटल क्रॉस कराते हैं या इंटर स्पेसिफिक क्रॉस कराते हैं, वो आते हैं जेनेटिक, इसमें जेनेटिक डिसऑर्डर मेटिंग में। इसमें क्या होता है, आप होमोजाइगोसिटी को रिड्यूस करना चाहते हैं किसी पॉपुलेशन में से और हेटेरोजाइगोसिटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप जेनेटिक डिसऑर्डर मेटिंग की बात करते हैं। अब आता है नेक्स्ट हमारा क्या, फिनोटिपिक असॉर्टिव मेटिंग और फिनोटिपिक डिसऑर्डर मेटिंग। फिनोटिपिक असॉर्टिव मेटिंग मतलब होता है कि फिनोटिपिकली कुछ इंडिविजुअल एक दूसरे से डिफरेंट है। फिनोटिपिक डिसऑर्डर मेटिंग होता है कि फिनोटिपिकली मतलब दिखने में वो इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग दिखते हैं, ठीक है। दोनों की हम बात करते हैं, ठीक है। जब हम बात करते हैं फिनोटिपिक असॉर्टिव मेटिंग की, तो क्या करते हैं कि फिनोटिपिकली एक जैसे दिखने वाले इंडिविजुअल्स हमने देखे और उनके बीच में हमने क्रॉस कराया। तो जब हमने उनके बीच में क्रॉस कराया तो हमको कुछ एक्सट्रीम फिनोटाइप्स मिलते हैं, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन होता है, रिकॉम्बिनेशन की वजह से क्या होता है, कुछ एक्सट्रीम फिनोटाइप्स मिलते हैं, ठीक है। और इसके साथ में प्रीपोटेंसी भी इंक्रीज होती है, एक्सट्रीम फिनोटाइप्स भी मिलते हैं और प्रीपोटेंसी भी होती है। दोनों चीज़ें कैसे सिमिलैरिटी में होती हैं, क्योंकि आप प्रीपोटेंसी सिर्फ एक की बात नहीं कर रहे हैं ना, आप प्रोजेनी और पेरेंट के बीच की बात कर रहे हो, देखने में ऑलमोस्ट सिमिलर है,
कुछ पेरेंट अलग हुए, फिर उनकी और प्रोजेनीज लगाई और प्रोजेनी लगाई, तो ऑलमोस्ट जैसे आप क्योंकि आप असॉर्टिव मीटिंग करा रहे हैं ना, आप एक जैसे दिखने वालों को बार बार क्रॉस कराएंगे, एक जैसे दिखने वालों को बार बार क्रॉस कराएंगे, तो प्री पोटेंसी हर एक जनरेशन में इंक्रीज होगी। हर एक जनरेशन में जो प्रोजेनी है वो पेरेंट के जैसे ही दिखने लगेगी। हर एक शुरुआत में डिफरेंट दिख सकती है, एक्सट्रीम फिनोटाइप्स भी मिल सकते हैं आपको शुरुआत में, या आपको रिकॉम्बिनेशन हुआ तो एक कुछ एक्सट्रीम्स फिनोटाइप्स मिल रहे हैं, बट जैसे आप जनरेशन आफ्टर जनरेशन आगे जाएंगे तो आपकी प्रोजेनी ऑलमोस्ट आपके पेरेंट जैसे ही दिखने लगेगी, है ना। तो प्री पोटेंसी इंक्रीज होती है। लेकिन इसमें आप क्या कर सकते हैं, जब आप फिनोटाइपिक असॉर्टिव मीटिंग कराते हैं तो आप कुछ एक्सट्रीम फिनोटाइप्स को आइसोलेट कर सकते हैं, और इनका इस्तेमाल, इस ब्रीडिंग मेटिंग मेथड का इस्तेमाल होता है रिकरेंट सिलेक्शन में। रिकरेंट सिलेक्शन में आपको क्या करते हैं, पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट की मेथड है रिकरेंट सिलेक्शन, जिसमें आप डिज़ायरेबल एलील को बार बार बढ़ाते हैं। तो आपको डिज़ायरेबल दिखने में अच्छी एलील्स प्लांट्स अगर मिले, ठीक है, तो आप उनको सिलेक्ट करोगे क्योंकि वो डिज़ायरेबल है आपके, और आप उनको फिर नेक्स्ट जनरेशन में लगाओगे, फिर आप देखोगे, फिर आप नेक्स्ट जनरेशन में लगाओगे। तो ये रिकरेंट सिलेक्शन में इस्तेमाल होती है फिनोटाइपिक असॉर्टिव मीटिंग। फिर आता है फिनोटाइपिक डिसऑर्टिव मीटिंग। फिनोटाइपिक डिसऑर्टिव मीटिंग एक अलग ही टाइप की मीटिंग है। उसमें क्या होता है, पहली बात तो फिनोटाइपिकली डिसिमिलर प्लांट को आप सिलेक्ट करते हो, ठीक है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंटरमीडिएट्स बनते हैं। क्यों? क्योंकि आपने बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम दो इंडिविजुअल हैं, वो एक दूसरे में दिखने में बिल्कुल अलग हैं एक दूसरे से, ठीक है। सपोज एक एंथोसाइनिन लीफ कलरेशन वाला पेरेंट है और एक ग्रीन लीफ कलरेशन वाला पेरेंट है, आपने दोनों को क्रॉस कराया तो आपको कुछ इंटरमीडिएट मिलेंगे, ठीक है। तो मोस्टली आपको जेनेटिक डिसऑर्डर मीटिंग में इंटरमीडिएट्स ज़्यादा मिलते हैं और प्री पोटेंसी डिक्रीज होती जाती है, क्योंकि जैसे ही आप एक्सट्रीम्स, फिर आप देखोगे इंडिविजुअल्स, फिर आप इंडिविजुअल्स में जो एक दूसरे से डिफरेंट दिख रहे हैं उनको क्रॉस कराओगे, फिर आप इंडिविजुअल देखोगे जो एक दूसरे में डिफरेंट दिख रहे हैं उनको क्रॉस कराओगे। तो ऐसी जब आप मीटिंग कराते जाते हो तो ऑब्वियस सी बात है, पेरेंट और प्रोजेनी कभी भी एक जैसी नहीं दिखती, क्योंकि आप हमेशा डिफरेंट ले रहे हो, एक्सट्रीम्स ले रहे हो हमेशा, है ना। तो प्री पोटेंसी डिक्रीज होती जाती है। मेनली इस मेथड का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जहाँ हमको वीकनेस को हटाना रहता है, जहाँ हमको डिज़ायरेबिलिटी को बढ़ाना रहता है। डिज़ायरेबिलिटी को बढ़ाना रहता है किस सेंस में, अडेप्टेबिलिटी के सेंस में, ठीक है। आपको ऐसी पॉपुलेशन चाहिए जो खड़ी हो सके, आप ये किसी भी कंडीशन में खड़ी हो सके, ज़्यादा डिज़ायरेबल हो इन्वायरमेंट के लिए। तो उस डिज़ायरेबिलिटी को अगर बढ़ाना है तो आप फिनोटाइपिक डिसऑर्डर मीटिंग करते हैं। जब आपको वेरिएबिलिटी को मेंटेन करना है, ठीक है, एक पॉपुलेशन है, आपको उसमें वेरिएबिलिटी को मेंटेन करना है, तो आप फिनोटाइपिक डिसऑर्डर मीटिंग का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि कंटिन्यूस जैसे ही आप मीटिंग कराते जाते हैं, फिर एक्सट्रीम्स लेते हैं, फिनोटाइपिकली अलग दिखने वाले पेरेंट लेते हैं, उनको क्रॉस कराते हैं, फिर प्रोजेनी बनाते हैं। तो कंटिन्यूस जो प्रोसेस होती है, इससे वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो उस वेरिएबिलिटी को मेंटेन करने के लिए आप फिनोटाइपिक डिसऑर्डर मीटिंग कराते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।